अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि, क्या हाल है? आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे कि हम घर की जो बिजली का बिल आता है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बिजली को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से बिजली का बिल हमारा बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 40 to 50% हमारा बिजली का बिल ज़्यादा आता है। लेकिन हम कुछ एहतियात करें, कुछ चीज़ों को कंट्रोल करें तो हमारा तकरीबन 40 to 50% हम बिजली के बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं और इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो चीज़ें जो टेक्निकल जो लोग नहीं हैं जो इजीली इसको हैंडल कर सकें, तो पहले हम उस पर बात करते हैं। देखिए, घर में ज़्यादातर जो लोग होंगे यहाँ एसी लगे हुए हैं, तो अगर इन्वर्टर एसी नहीं है या नॉर्मल भी एसी लगे हुए हैं तो सबसे पहले आपको जिस रूम में एसी लगे हुए हैं उसको सील्ड करना होगा, यानी कि उसकी जो खिड़की और दरवाजे हैं अगर उसमें कोई लीकेज है, अगर कोई गैप है फ्लोर और उसके दरमियान में दरवाजे में, खिड़कियों में और उसके गैप है, तो आपको है ना रबर सील करना पड़ेगा उसको वहाँ पर। तो जब तक आप उसको सील नहीं करेंगे, क्योंकि एयर लीक होती है तो कंप्रेसर ऑन रहता है। कंप्रेसर ऑन रहता है तो वो मीटर आपको पता है कि यूनिट उसी हिसाब से बढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है कि नॉर्मल घर में लोग नॉर्मल ट्यूबलाइट्स या पुराने थोड़े बल्ब या एनर्जी सेवर यूज़ कर रहे हैं, आपको वो रिप्लेस करने पड़ेंगे आपको एलईडी लाइट्स के ऊपर। यानी कि समझिए कि एक 60 वाट का जो नॉर्मल बल्ब है, अगर आप उसको एनर्जी सेवर में कन्वर्ट करते हैं तो वो तकरीबन समझिए कि आपका 18 या 19 वाट के बराबर सही है। और आप उसको एलईडी पे लेकर आते हैं तो समझो 9 वाट के बराबर आपका वो सेम आपको रिज़ल्ट देगा। जो 9 वाट का जो एलईडी बल्ब है, जो 60 वाट के नॉर्मल बल्ब जो पहले पीले बल्ब जो आते थे उनके बराबर। तो बेहतर ये है कि आप अपने सारे जितने भी बल्ब या ट्यूबलाइट्स हैं आप उसको एलईडी पे कन्वर्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और साथ में नॉर्मली आजकल घरों में देखा है चीज़ें लोग स्टैंड बाय पे बहुत रखते हैं। जैसे जो टीवी रिमोट से बंद करते हैं, आपके मोबाइल चार्जर्स हर वक्त ऑन ही रहते हैं, उनको कोई बंद नहीं करता, वो भी कंज्यूम करता है करंट। तो बेहतर ये है कि जिस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसको यानी स्विच से ऑन करें, और जब इस्तेमाल कर चुके हैं तो उसको स्विच से ही ऑफ़ करें, चाहे टीवी हो चाहे आपका कोई चार्जर्स हो मोबाइल के। इनको उसी तरह से आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये आपके बिजली पे बहुत असर पड़ता है इसका। उसके साथ साथ आपको जो पीक आवर्स होते हैं, जो जैसे कराची में के इलेक्ट्रिक है या जो भी सप्लायर हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, जो पीक आवर्स हैं कहीं पे 5 से 11 रात तक के टाइम होते हैं शाम से, तो उसमें आपको जो मेजर आइटम है जो बड़े, जैसे पानी की मोटर हो गई, आपका एसी हो गया या माइक्रोवेव हो गया या इलेक्ट्रिक ओवन हो गया, इसको अवॉइड करें, उसमें उससे इस्तेमाल ना करें। आयरन हो गया, कपड़े प्रेस ना करें इस टाइमिंग पे। ये जितनी जो आप इसको कंट्रोल करेंगे उसका, क्योंकि आपके यूनिट डबल हो जाते हैं तकरीबन, क्योंकि अब सब जगह पर है ना डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग उसके अंदर फीड होती है, तो वो उसको खुद ब खुद कंज्यूम कर लेता है, अपने टाइमिंग खुद ब खुद सेट कर लेता है। तो उससे बेहतर है कि आप के बिल आपका डबल हो, तो आप इन जो आपके बिल पे जो टाइमिंग दिए हुए हैं, ठीक है, पीक आवर्स के, आप उसको अवॉइड करें कि वो उस टाइमिंग पे आप ये चीज़ें इस्तेमाल ना करें। उसके साथ साथ चल तकरीबन हर घर में इन्वर्टर तो लगा हुआ होता है, और नॉर्मली लोग बैटरीज़ को काफ़ी 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तक उसमें पानी चेंज करा के, केमिकल चेंज करा के उसका एसिड उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन उसका इफेक्ट आपके बिजली के बिल में बहुत पड़ता है, क्योंकि जो एक नई जो बैटरी की चार्जिंग टाइमिंग होते हैं 1.5 घंटा 2 घंटे, तो वो कुछ अर्से के बाद जो उसकी एक लाइफ होती है 1.5 साल या 16 मंथ या 18 मंथ्स, उसके बाद जो है ना वो डबल से ज़्यादा हो जाती है। वो फिर बाद वक्त 4 घंटे, आप कभी नोट कीजिएगा, जो पुरानी बैटरीज हैं वो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे तक या 12-12 घंटे तक मुसलसल चार्ज करती रहती हैं। तो उसकी वजह से आपके इन्वर्टर का जो इस्तेमाल होता है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ता है तो उसके बिजली पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और बहुत ज़्यादा वो बिजली खींचता है। अब हम आ जाते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर, जो ज़ाहिर बात है आप डायरेक्टली आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपको उसके लिए किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन की ज़रूरत पड़ेगी। और ख़ास तौर से वो लोग जो अभी घर बनवा रहे हैं उनके लिए यही मैसेज है कि भाई आप जो घर की वायरिंग करवा रहे हैं उसमें वायर का इस्तेमाल कोशिश करें, कोई ब्रांडेड कोई अच्छा वायर यूज़ करें। और क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में बहुत ख़राब क्वालिटीज़ के वायर लोग सस्ते के चक्कर में, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर्स ज़्यादातर वो बिल्डिंग्स या घर बनाते हैं
तो वो अपना पैसा बचाने के चक्कर में वो ख़राब क्वालिटी के वायर्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम आती है और उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आपके बिजली के बिल में भी पड़ता है। क्योंकि ख़राब क्वालिटी का अगर वायर यूज़ करेंगे आप तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत आ जाती है, हीटअप हो जाता है, उसकी वजह से बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो उसके यूनिट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मिनिमम भी ये जो टेक्निकल में एक चीज़ 2-3 चीज़ें बता देता हूँ हम लोग को कि जो लोग घर बनवा रहे हैं या जिनके घरों में प्रॉब्लम है वायरिंग का, तो वो भी आपको मैं आगे चल के बताता हूँ कि कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे क्या प्रॉब्लम, कैसे वायरिंग का प्रॉब्लम कहाँ है। लेकिन जो नए लोग घर बनवा रहे हैं उनमें ये कि कम से कम भी आप जो लाइटिंग वगैरह के लिए जो लाइट फिक्सर्स हैं उनके लिए आप है ना 2.5 mm में, आपको mm के हिसाब से बता रहा हूँ, उसको खुद ही कन्वर्ट कर लीजिएगा कि 2.5 mm का यूज़ करें। सॉकेट्स के लिए आप है ना 4 mm के लिए, और पानी की मोटर हो गया, AC हो गया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक ओवन्स वगैरह हो गए, उनके लिए 6 mm का आप है ना वायर को यूज़ करें। और साथ में आपने अर्थिंग बहुत यूज़ करनी है हर चीज़ के साथ, यानी कि हर सॉकेट के साथ अर्थिंग, आपका घर आपका अर्थ हुआ हो उसका बहुत असर होता है। क्योंकि अगर जब बॉडी करंट उसको कोई पाथ नहीं मिलेगा ग्राउंड होने के लिए तो वो ज़ाहिर बात है आपके बिजली पे बहुत असर पड़ता है, आपके वायर के ऊपर, आपके इक्विपमेंट्स के ऊपर उसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है, ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं और है ना करंट लॉसेस भी बहुत होते हैं उसकी वजह से। तो कोशिश करें कि ग्राउंडिंग सिस्टम आपका होना चाहिए आपके घर में। अक्सर आप लोग नोट करते होंगे कभी आप किसी अपने प्लग में कोई चीज़ आप किसी भी प्लग को हाथ लगाएं तो वो आपको कभी अक्सर आपको चाहे आयरन हो, चाहे माइक्रोवेव का हो, चाहे फ्रिज का हो या किसी चीज़ का हो, वो हीटअप हो जाता है अक्सर। या चार्जर भी बासा होता है कि आप उसको लगाएं मोबाइल का तो वो भी हीटअप हो जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी वायरिंग में पीछे कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हीटअप हो रहा है, या तो वो बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है, या जो लोड केयरिंग जो उसकी ये है वो उसके हिसाब से वहाँ पर उसके हिसाब से वो नहीं डली हुई है। मिसाल के तौर पे 2.5 mm की रिक्वायर्ड है तो वो हो सकता है वहाँ पर जो इलेक्ट्रीशियन है जो जिसने वहाँ पे उसको ले किया है तो हो सकता है उसने 1.5 की यूज़ की और आपका कंज्यूम आप जो कर रहे हो वो ज़्यादा लोड हो जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि मैं आपको पहले बताया कि नॉर्मली पाकिस्तान में 90% लोग जो है ना 3rd क्लास क्वालिटी का वायर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम आता है और करंट लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बिल बढ़ने की वजह भी यही होती है कि आपकी वायरिंग, यानी एक वायर जो अपने खुद एक प्रोडक्ट है यानी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करते हैं और वायरिंग मेथड भी सही से यूज़ नहीं करते हैं। वायरिंग मेथड मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा कि नॉर्मली जो ख़ासतौर से जो लोग घर अभी बना रहे हैं तो उनके लिए कुछ एडवाइसेस होंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपने है ना अपनी वायरिंग जहाँ जहाँ मुमकिन हो सके आप उसको रिप्लेस करवाएं किसी अच्छी क्वालिटी की वायर से। और आखिर में चलते चलते एक और चीज़ कि अक्सर हमने नोट किया होगा कि जो आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, यानी एक महीने आपका सपोज़ आपका बिल आ रहा है 3000, नेक्स्ट मंथ भी आ रहा है 2800, 2900, 3000, फिर अचानक एकदम से वो इंक्रीज़ हो जाता है 4000, 4500, 5000। उसकी कुछ वजूहत होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप अपने जब आपको एक दफ़ा आप ये महसूस करें कि आपका फ़र्क आ गया इतना कि 1,500-2 हज़ार रुपये का आपके बिल में एकदम से इंक्रीज़ हो गया, जबकि आप अप्लाइंसेस आपके वही इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आपका बिल इंक्रीज़ कर गया है, तो आपने दो चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा तो नहीं है कि टैरिफ में चेंज आया हो। अगर टैरिफ सेम है तो आपने ये करना है कि किसी भी अच्छे इलेक्ट्रीशियन को बुला के चंद चीज़ें आपने चेक करवानी है। एक तो ये होता है कि पानी की जो मोटर होती है, ठीक है, उसका जो अपना एक लोड है वो एक्चुअल जो उसके हर चीज़ के ऊपर टैग लगा हुआ होता है कि वो कितना कंज्यूम करती है, कि इनिशियल लोड कितना है उसका और रूटीन रनिंग लोड कितना है, वो कितना एम्पियर लेती है। लेट्स सपोज कोई मोटर है वो 6 एम्पियर लेती है, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिशियन आकर उसको चेक करेगा, वो चेक करने के बाद बताएगा बस वो ये होता है कि मोटर ख़राब हो जाती है, बस वो 11, 9, 10, 11 एम्पियर तक ले रही होती है, तो वो आपका बिल वहाँ पर आपका डबल हो जाता है, सही है। इसी तरह आपका फ्रिज है, फ्रिज का कंप्रेसर आप उसका वो लोड आके चेक करेगा एम्पियर एमीटर से कि आया वो आपका इनिशियल लोड आपका कितना है और कूलिंग के बाद वो कितना उसका है, उसको भी चेक करेगा, उसके वोल्टेज को भी चेक करेगा कितना ले रही है। ये चीज़ें होती हैं, इनको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। और हाँ, ख़ास तौर से आप एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि अक्सर फ्रिज की जो है जो गैसकिट होती है उसको आप चेक कीजिएगा कि आया उसमें लीकेज तो नहीं है, क्योंकि आपका अगर गैसकिट में लीकेज होगी फ्रिज के, सही है, तो वो उसका कंप्रेसर
वो ऑफ नहीं होगा, वो एक यानी कि जो उसका एक जो कूलिंग पॉइंट उसका जो सेट हुआ होगा कि आपको कितनी कूलिंग अंदर चाहिए, तो वो क्योंकि वो लीकेज होगी तो लीकेज की, जिस तरह मैंने आपको एसी का बताया था कि आपको दरवाजे सबको सील करना है प्रॉपर तरीके से, इसी तरह फ्रिज का है, उसकी गैसकेट को आपने चेक करना है कि आया गैसकेट उसकी प्रॉपर फिक्स है या नहीं है, इसको भी चेक करवाइए, क्योंकि इससे आपकी बिजली, क्योंकि आपका कंप्रेसर तक ऑफ नहीं होगा तो बिजली डाउन नहीं होती है। तो आपको है ना ये सारी चीज़ों को बड़ा देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मैं और डिटेल में इसके सेफ्टी प्रोटेक्शंस और जो भी चीज़ें हैं वो आपको ऐसे से बताता रहूँगा। सही, जब तक के लिए इजाज़त दी है, अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।